ठंड में अमीर और गरीब बहू की रसोई। बाप रे, ये ठंड कितनी ज्यादा है। जी आप लकड़ियां ले आए? नहीं मनीषा, गांव में कोई भी मुझे पेड़ से लकड़ियां नहीं तोड़ने दे रहा। अब क्या करें, कोई हमें जंगल से लकड़ी नहीं तोड़ने दे रहा तो कोई गांव के पेड़ों से लकड़ियां नहीं तोड़ने दे रहा। जी अब मैं बाहर चूल्हे पर खाना चाय कैसे बनाऊं? हमारे पास तो लकड़ियां ही नहीं हैं। मेरे पास भी पैसे नहीं है, वरना मैं बखार खाने से लकड़ियां खरीद कर ले आता था। मनदीप अपने इस छोटे से परिवार के साथ मदनपुर गांव में बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। उनके घर में न गैस चूल्हा था, न ठंड से बचने के लिए कोई रजाई कंबल थी। मनदीप मनीषा रोज जंगल से लकड़ियां लाते थे और उन्हीं लकड़ियों को जलाकर मनीषा अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। मनीषा, मैं काम पर जा रहा हूँ, अगर आज भी लेट हो गया ना तो अजय मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। तभी रोज की तरह मनदीप अपने पड़ोस के बड़े से घर में आता है। वो घर उस गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन सेठ अजय का घर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता, 12 साल की बेटी रिया और बूढ़ा पिता शेखर था। मनदीप, ये कोई समय है तेरा काम पर आने का? मैम साहब, मैं लकड़ियां लाने गया था गांव में, उसी में समय लग गया। मनदीप, अगर तू ऐसे ही लापरवाही करता रहा तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए तुझसे। जी मालिक। मनदीप अजय के घर की बड़ी सी रसोई में आता है और वहां उस आलीशान रसोई में इलेक्ट्रिक चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाने लगता है। मनदीप अजय के घर में 3,000 रुपए महीने से कुछ महीने पहले ही नौकर के काम से लगा था। वो वहां खाना बनाना, सफाई करना, ये सब करता था। इधर मनीषा ठंड में कांपते हुए घर से बाहर आती है। अब क्या करूं, लकड़ियां तो है नहीं, अब कैसे बनाऊं खाना? तभी मनीषा को सामने एक कचरे का ढेर दिखाई देता है। कचरे का ढेर, चलो कचरे को ही चूल्हे में जलाकर खाना बना लेती हूँ। मनीषा सामने पड़े कचरे के ढेर से कागज, पन्नी, कूड़ा, प्लास्टिक उठाकर अपने घर के आंगन में लाती है और उन्हें चूल्हे पर जलाकर चाय बनाती है। ये कैसी गरीबी है हम पर, मुझे कचरा जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है। काश कि हमारे घर में भी गैस चूल्हा होता तो आज मुझे इतनी ठंड में इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ता। यहाँ ये गैस चूल्हा ऐसे ही पड़ा है और वहां मेरी पत्नी एक मिट्टी के चूल्हे पर ठंड में कांपते हुए इतनी परेशानी में खाना बना रही है। काश कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मनीषा को भी एक गैस चूल्हा ला कर देता। मनदीप चाय नाश्ता लेकर बाहर आता है और सबको देता है। मेम साहब, आपके घर की रसोई में जो गैस चूल्हा ऐसे ही बेकार पड़ा है, क्या वो गैस चूल्हा आप मुझे दे सकते हो? तुझे पता है वो गैस चूल्हा कितना कीमती है? उसे खरीदने की तेरी औकात नहीं है, 2 कौड़ी के नौकर। और तू क्या मेरी रसोई की चीजों पर डोरे डालने आता है क्या? नहीं मेम साहब, मैं तो बस ऐसे ही। मनदीप, चल बाहर जाकर कार साफ कर। मनदीप बाहर चला जाता है। जी ये कैसे गरीब को आपने नौकर रख लिया? ये मनदीप कितना गंदा रहता है, कितनी बदबू आती है इसके शरीर से। जी पिताजी, कल तो वो मनदीप अंकल रसोई में अपने हाथों से अपनी पीठ को खुजा रहे थे और फिर उसी हाथों से पराठा बना रहे थे। इस मनदीप की छुट्टी करनी पड़ेगी। मनदीप बाहर ठंड में अजय की कार साफ कर रहा था, तभी अजय वहां आता है और उसे नौकरी से निकालकर वहां से भगाने लगता है। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे काम से मत निकालिए। अरे तो जैसे गंदे को मैंने नौकरी देकर ही गलती की, चल निकल यहाँ से। अजय मनदीप को धक्के देकर वहां से भगा देता है। मनदीप रोते रोते अपने घर आता है और मनीषा को सारी बात बताता है। हमारी गरीबी देखकर अजय मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मनीषा, ये कैसी दुख की घड़ी आ गई है हम गरीबों पर। मैं गांव में कोई दूसरा काम देख कर आता हूँ। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मनदीप वहां से चला जाता है। तभी ठंड की वजह से चूल्हे की आग बार बार बुझती जाती है। हवा की वजह से आग कितनी बार बुझ रही है, थोड़ा कचरा और ले आती हूँ। मनीषा सामने कचरे के ढेर के पास आकर वहां से कचरा चुनने लगती है। तभी कविता स्वेटर पहने अपने घर का कचरा फेंकने वहां आती है। ये क्या मनीषा, तुम लोगों ने क्या अब कचरा खाना शुरू कर दिया है क्या? नहीं मेम साहब,
ये कचरा मैं चूल्हे में जलाकर खाना बनाऊंगी। ओह सो सैड। देखा, इसे कहते हैं अमीर और गरीब के घर में शादी करने का नतीजा। आज मुझे देख, मेरी शादी इतने अमीर परिवार में हुई है। मेरी रसोई में दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज है। महंगा इलेक्ट्रिक चूल्हा है, 4 से 5 कीमती गैस हैं, और तेरे छोटे से घर में क्या है? मिट्टी का चूल्हा। अच्छा हुआ मैंने तेरे पति को अपने घर के काम से निकाल दिया। तेरा गंदा बदबूदार पति मेरे घर को गंदा किए जा रहा था। रोज की तरह मनीषा की गरीबी का अपमान करके कविता वहां से चली जाती है। इधर मनदीप को एक कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी का काम मिल जाता है। रात का समय मनीषा ठंड में कांपते हुए अपने आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर पालक की सब्जी बना रही थी, और अंदर घर में उसके बच्चे, सास, पति ठंड में बैठे खाने की राह देख रहे थे। वाह, खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू के हाथों में तो सच में जादू है। हाँ दादी, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा आ जाता है। माँ तुरंत खाना लेकर आइए ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। इधर ठंड की वजह से बार बार चूल्हे की आग बुझती जा रही थी। ये ठंड की वजह से बार बार आग बुझती जा रही है। कविता, खाना लाओ ना जल्दी, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी अजय के घर की खिड़की से मनीषा के बनाए खाने की महक आती है। वाह, लगता है मनीषा बिटिया पालक की सब्जी बना रही है। कितनी अच्छी महक आ रही है खाने की। उतने में कविता रसोई से जली सब्जी और जली हुई रोटियां लेकर बाहर आती है। माँ, ये खाना तो कितना जला हुआ है। बिटिया, वो गलती से जल गया। कविता, तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता क्या? इसे खाना कहते हैं? जी, खाना हमेशा वो मनदीप ही बनाता था, तो मेरी खाना बनाने की आदत ही छूट गई है। क्या मुसीबत है। रसोई में महंगे चूल्हे, गैस सब कुछ है, फिर भी इस घर में सही से खाना नहीं बना पाती बहू। और एक देखो वो अपने पड़ोस का गरीब मनीषा, जो चूल्हे पर भी इतना स्वादिष्ट खाना बना रही है कि उसके खाने की महक यहाँ हमारे घर तक आ रही है। शेखर की बात सुनकर कविता उदास हो जाती है। कविता को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो हर बार घर में नौकर रखती आ रही थी। वाह मनीषा, तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर तो दिन भर की सारी थकान निकल जाती है। मंदी बेटा, तू कैसे भी करके गैस चूल्हा लेकर आ, ताकि बहू को ठंड में बाहर चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े। माँ, मुझे अभी तो ये नया काम मिला है, वो भी 200 रुपए रोज की मजदूरी का। कुछ महीने जाने दीजिए, मैं कैसे भी करके पैसा जमा करके एक गैस चूल्हा ले आऊंगा। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। इधर कविता के हाथ का रोज रोज बेस्वाद खाना खाकर उसके परिवार वाले परेशान हो चुके थे। ये कैसा खाना बना रही हो तुम कविता? जरा भी मजा नहीं आ रहा है तुम्हारे खाने में। इससे अच्छा तो हम रोज रोज होटल से खाना मंगा लेते हैं। अरे तुमसे अच्छी तो वो गरीब मनीषा जी हैं, जो एक मामूली से मिट्टी के चूल्हे पर इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं कि उसकी महक से सारा मोहल्ला जगमगा जाता है। और एक तुम हो, जिसके लिए मैंने इतना आलीशान रसोई बना दिया, महंगे महंगे चूल्हे, इलेक्ट्रिक चूल्हे मंगाए, फिर भी तुम खाना बनाना नहीं आ रहा तुम्हें। अजय की बातें सुनकर कविता खूब रोने लगती है। इसी तरह अजय, शेखर रोज रोज कविता को बातें सुनाते थे। एक दिन सवेरे मनीषा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी कविता उसके पास आती है। मनीषा, क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो? मैं? मेम साहब, मैं तो इस छोटे से चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, मैं कैसे आपको खाना बनाना सिखा सकती हूँ? मनीषा, तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, वो भी इस छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर। तुम्हारे खाने की महक हमारे घर तक आती है। मुझे भी अपनी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा दो ना मनीषा। तभी कविता मनीषा के पास बैठकर उसके हाथों का बना खाना बनाना सीखती है। वो देखती है कि मनीषा कैसे कचरे को लाकर चूल्हे पर आग लगाकर खाना बनाती है। ये संघर्ष देखकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनीषा, तुम इतनी परेशानियों का सामना करके खाना बनाती हो। क्या करूं मेम साहब, मेरे घर में गैस चूल्हा नहीं है ना। तुम चिंता मत करो मनीषा, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए गैस चूल्हा। अगले दिन कविता मनीषा के छोटे से मिट्टी के घर में अपने पैसों से एक आलीशान रसोई बनाती है और उसमें एक महंगा गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा और तरह तरह की मशीनें अपने पैसों से लाती है और कई सारा राशन भी भरती है।
ये देखकर मनीषा और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। मेम साहब, आपने हम गरीबों के लिए इतना सब किया, हम आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मनीषा, जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा संघर्ष देखा तब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितना दर्द भरा जीवन बिता रही थी। अब तुम फटाफट मुझे खाना बनाना सिखाओ ताकि मैं भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाकर उनका दिल जीत सकूं। उसके बाद गरीब मनीषा कविता को रोज रोज खाना बनाना सिखाने लगी और कुछ ही दिनों में कविता भी मनीषा की तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सीखकर अपने परिवार को खिलाने लगी और वो सब कविता के हाथ का खाना खाकर बड़े खुश होने लगे। जिसके बाद कविता भी और मनीषा भी दोनों अपने अपने ससुराल में बड़े मजे से अपना जीवन बिताने लगे।